लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। क्योंकि मेरा उनसे कभी तलाक हुआ ही नहीं था, इसीलिए आज भी मैं उनकी पत्नी हूं। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मेरी पत्नी की है। क्या कह रहे हो तुम शांतनु? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, मेरा सच आपकी आंखों के सामने। तमलपा को छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसा सलूक करत है का? इसे समझा दीजिए अम्मा कि ये इस गलत फहमी में ना जिए। जिस ब्याह की सच के बारे में ये बात कर रही है वो तो कभी हुआ ही नहीं था। ब्याह तो विशाखा का ही हुआ था। सिंदूर मेरी मांग में भरा गया था, मंगलसूत्र मुझे पहनाया गया था और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे मैंने लिए थे। इसलिए हर दृष्टि में मैं ही उनकी पत्नी हूं। अच्छा राधिका, तो फिर तुमने देव से दोबारा शादी क्यों की? मैं बताती हूं। क्योंकि तुम ये अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारी बात का विश्वास कभी कोई करेगा ही नहीं, और इसीलिए तुम चुप रही। और आगे भी तुम्हें चुप ही रहना होगा राधिका। नहीं विशाखा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सबको सच पता चल ही जाएगा कि मैं ही उनकी पहली पत्नी हूं और मैं ही इस घर की छोटी बहू। तुझे खुद नहीं मालूम है राधिका कि तू क्या करने जा रही है। तू एक ऐसी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है जो इतने समय से तू खुद छुपा रही थी। हाँ विशाखा, मैंने छुपा कर रखा था, पर अब नहीं। अपने विवाह को बचाने के लिए मुझे सबको सच बताना होगा। इसका परिणाम सोचा तूने? सच का परिणाम हमेशा जीत होता है विशाखा। आज ये सच सबको पता चलकर ही रहेगा विशाखा, और इस सच को तुम अपनी आंखों से देख लेना। ये छोरी सुन, मुको ई बता छोरी, तू दूर की सोचना है या फिर दूर की सोचना चाहे ना रही?
शायद अपनी माँ से तेरा प्यार थोड़ा कम हो गया है, या फिर अपने बाप की इज्जत का कोई मोल ना रहा है। सही है। कौन सा तोरा सगा बाप है? उछाल दे उसकी इज्जत बाजार में, उछाल दे, तो को क्या फर्क पड़ेगा? अम्मा, मुंह पे आवाज ना चढ़ा छोरी, अपने मुंह पे ताला लगाने की सोच। छल केवल हमने ना कियो है, झूठ केवल हमने ना बोलो है। उसको छुपावे की खातिर तूने भी उतने ही झूठ बोले हैं। अब अगर सबके सामने पिछला कच्चा चिट्ठा खोलेगी तो कालिक तो सबके मुंह पे लगेगी, और अगर लल्ला शर्म के मारे जमुना जी में डूब मरेगो तो इल्जाम तो पे ही लगेगो। सब यही कहेंगे कि मानी हुई बेटी ने मान ना रखो। फिर कोई इंसान मंदिर की सीढ़ियों से बिलखते नवजात को ना उठावेगो। फिर कोई अनाथ को अपनावे से पहले 100 बार सोचेगो। बदनामी तो पुरोहित परिवार की भी होगी। किसी बिना ब्याह की हुई कमारी छोरी को घर में रखना पाप ना है का? और जब ये बात धर्म अदालत में पहुंचेगी तो एक पल में छीन जावेगी देव बाबू की राज पुरोहिती। याद रखियो छोरी, तो को भी कछु ना मिलेगो। और ये सब जानने के बाद अब पुरोहित परिवार वाले तो को बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। अरे जब तुम्हारे परिवार से ही रिश्ता ना रहेगो तो को यहाँ काहे रखेंगे? धक्के मार के निकाल देंगे तो को, धक्के मार के। फिर ना तू घर की रहेगी ना घाट की। सोच लीजो, सोच लीजो छोरी। हेलो। आप कुछ करना चाहते हैं भी या नहीं, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी? जब आप देव को यहाँ से लेकर गए थे तो मुझे लगा था कि कोई बड़ी बात होने वाली है, लेकिन नहीं, देव तो सही सलामत घर वापस आ गए। मैं गलत था मृणालिनी, बिना बात के जज्बाती हो रहा था। पर अब मैंने तय कर लिया है कि मैं देव और राधिका के बीच में नहीं आऊंगा। आप समझ नहीं रहे हैं, ये देव और राधिका के बीच में आने का सबसे अच्छा वक्त है। विशाखा देव की पहली पत्नी उस पर अपना हक जता रही, कह रही है कि तलाक कभी हुआ ही नहीं। ये सबसे अच्छा मौका है देव से राधिका को हमेशा हमेशा के लिए छीनने का। मैं देव से राधिका को नहीं छीन सकता मृणालिनी। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, मैं उन दोनों को कैसे जुदा करूं? मैं जानता हूं जुदाई का गम क्या होता है। मैंने खोया है अपनी पत्नी को, फिर मैं ये दर्द किसी और इंसान को कैसे दे सकता हूं? हेलो हेलो, समझ में नहीं आ रहा है कि जो विशाखा ने किया उसके लिए खुश हो, या फिर जो शांतनु ने नहीं किया उसके लिए दुखी।
अब अगर सबके सामने पिछला कच्चा चिट्ठा खोलेगी तो कालिक तो सबके मुंह पे लगेगी। भरे रहे रात भर सोए जागे जागे सोए जाने किस। और अगर लल्ला शर्म के मारे जमुना जी में डूब मरेगो तो इल्जाम तो पे ही लगेगो। सब यही कहेंगे कि मानी हुई बेटी ने मान ना रखो। उलझन कैसी दिन रैन की, अब तू ही आके बोल कान्हा गांठे सारी खोल। तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। ला माँ जी, दादी माँ ने दरवाजा खोला। कहाँ छोटी बहू, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जी से कहूँ तो क्या कहूँ, क्या दिलासा दूँ उन्हें। क्या मैं जानती नहीं कि जो कुछ इस घर में हो रहा है उसकी वजह से वो बिल्कुल टूट गई हैं। और ये तो एक ऐसी समस्या है छोटी बहू जिसका कोई समाधान भी नहीं। समाधान है माँ जी, एक ही समाधान है, वो है सच। पर इस सच को सामने कैसे लाना है वो सोचना होगा। राधिका, राधिका, मैं वकील साहब के पास जा रहा हूँ। आमने सामने बैठकर ही बात कर लूंगा कि गलती कहाँ हुई थी। सुनिए, ये सब परेशानी सिर्फ इस वजह से हो रही है ना क्योंकि विशाखा आपकी पहली। नहीं राधिका, मेरी पहली पत्नी तुम हो। जब मैं विशाखा के साथ साथ फेरी ले रहा था तो मुझे लग रहा था मैं तुम्हारे साथ साथ फेरी ले रहा हूं। मेरी शादी तुमसे हो रही है और शादी तो मन का मेल होता है ना। तो मेरे हिसाब से मेरी शादी तुमसे हुई है, पहली भी और दूसरी भी। पर ये समाज और समाज के कानून के हिसाब से मेरी पत्नी विशाखा है। एक कागज का टुकड़ा तुम्हारे और मेरे बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया है। इसलिए वकील साहब के पास जा रहा हूं ताकि ये दीवार हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकूं। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जी बाबूजी। राधिका बेटा, कैसी है तू? अभी तनिक पूर्व में फोन किया होता तो माँ से भी बात हो जाती। कहाँ गई है माँ? अरे बेटा, वो त्रिपाठी जी की बहन कुछ महिलाओं के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, तो मैंने कहा आप भी चली जाएं। कल रात्रि उनका मन बहुत विचलित हो रहा था बेटा, तेरे लिए बहुत चिंता कर रही थी। अब देखो ना, विशाखा वहां से जा नहीं रही, अम्मा उसे लिवाने गई थी, वो भी वहीं की होकर रही, लौटी नहीं उसे लेकर। मन बड़ा व्याकुल है बेटा, तेरे लिए बहुत चिंता हो रही है मुझे। राधिका, राधिका बेटा, अरे बेटा रो क्यों रही है, क्या हुआ? बाबूजी, यहाँ विशाखा ने सबके सामने कह दिया है कि वो अब इस घर से नहीं जाएगी क्योंकि विशाखा अभी भी उनकी पत्नी है और
इस घर की छोटी बहू। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बाबूजी, शाखा का कहना है कि तलाक अमान्य है। अदालत ने तलाक की अर्जी नामंजूर कर दी है। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो रहा है? देवबहू की क्या प्रतिक्रिया है? वो अभी वकील साहब से मिलने गए। यहाँ सब बहुत परेशान है बाबूजी। दादी माँ ने तो अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। बेटा, मैं शीघ्र वहां पहुंचने की चेष्टा करता हूं। धीरज रखना बेटा, धैर्य रखो ना। कान्हा तुम्हारे साथ है, वो कभी कोई अनुचित नहीं होने देंगे तेरे साथ। बेटा, मन को दृढ़ बनाए रखना। मैं आप पहुंचता हूं, मैं आता हूं बेटा। जी बाबूजी। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो कान्हा? क्या है आपके मन में? क्या चाहते हैं आप? आपको मुझे तभी बता देना चाहिए था जब नोटिस आया था। अरे कैसे नहीं बताई दो बाबू, हम तो हर बार बताते रहे, पर आप ही अपनी मर्जी से सारे पेपर्स मुंबई ले गए विशाखा से साइन कराने के लिए। तब भी नहीं पूछा कि कौन कौन से कागज लगेंगे, बस एक दस्तखत करा के ले आए। कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं। अब उसके ऊपर कोर्ट ने एनओसी मांगा है कि भाई कोई सबूत तो ले आओ कि पत्नी ने यह दस्तखत किसी के दबाव में आकर नहीं किया है। पर अब रास्ता क्या है? कार्यवाही तो अब नए सिरे से ही शुरू करनी होगी। देव बाबू, या तो आप अदालत के चक्कर काटते रहिए या फिर कोई कंप्रोमाइज का रास्ता ढूंढ लीजिए। कॉम्प्रोमाइज? हाँ, कॉम्प्रोमाइज। देव बाबू, ऐसे केसों में अक्सर कुछ दे दिला के सेटलमेंट कर दिया जाता है, किसी दूसरे तरह का लालच दिया जाता है। 50 तरीके होते हैं। पर वकील जी, अब क्या विशाखा हमारे घर में ही रहेगी? हाँ, रहना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अगर आप लोगों ने उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश की या तो उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। वकील साहब, कुछ कीजिए। मेरा तलाक होना बहुत जरूरी है। पूरा घर परेशान है कि मेरी पत्नी भी। मैं उनका ही जिक्र छेड़ने वाला था। देव बाबू, आपने जल्दबाजी में आकर दूसरी शादी तो कर ली है, पर इस शादी पर भी सवाल उठ सकता है। इसलिए जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे मामला और उलझ जाए। पर ये कार्यवाही शुरू होने में कितने दिन लग जाएंगे? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी आपका भाग्य। दादी माँ, दरवाजा खोलिए ना। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। माँ जी, मान लीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। देव गया है वकील साहब से बात करने। आप अपने आप को इसके लिए कष्ट मत दीजिए माँ जी, प्लीज खोलिए ना। बेटा, वकील साहब से मिलकर आ रहा है ना, बोलना अपनी दादी माँ को, शायद उन्हें चैन पड़ जाए, शायद वो दरवाजा खोल दे। खोल, बोल। दादी माँ देखो, मैं आ गया हूं। मैं अभी अभी वकील से मिलकर आ रहा हूं। वकील ने कहा है कि विशाखा को एक घर छोड़कर जाना ही होगा। दादी माँ, बाहर आ जाइए। विशाखा का मुझ पर या इस घर पर कोई हक नहीं है। मेरी पत्नी सिर्फ राधिका ही है दादी माँ। अब बाहर आ जाइए। वचन देता है? हाँ दादी माँ, वचन देता हूं। आपकी बहू सिर्फ राधिका है और कोई नहीं।
नौकरों की हिम्मत तो देखो, मुझे खाना देने से मना कर रहे हैं। अम्मा, अब ये क्या है? मेरा सामान क्यों बांध रही हैं आप? तुमको यहाँ से जानो है। जाना है? पर कहाँ? नहीं अम्मा, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो को घर छोड़कर जाने को कौन कह रहा है पगली? तो फिर ये सामान? तो को ई कमरे से बाहर ले जा रही हैं हम। कहाँ? तोरे पति के कमरे में। तू देव बाबू की पत्नी है, कानूनन पत्नी। उसकी हर चीज पे तोरा हक है और ई अधिकार तो को धीरे धीरे पानो है। पहले उसके कमरे पे, फिर उसके मन पे, फिर उसके तन पे। केवल कागज वाली पत्नी नहीं, सचमुच की पत्नी। जब ही होवेगो तभी तोरा जीवन सार्थक होवेगो ना। ऐसा नहीं जब दुई नौकर तोरी बात ना सुने, ऐसा रहने में क्या फायदा? तो को यहाँ रहनो है तो रानी बन के रहना होवेगो, समझी? मेरे काना कहाँ गए? राधिका, तुम्हारे काना तुम्हारे बाकी सामान के साथ वहां रखे हैं। ये क्या मजाक है विशाखा? मजाक? इसमें मजाक की कौन सी बात है? इस कमरे में मैं रहने आई और एक कमरा मेरे पति का है। मेरे पति के कमरे में किसी दूसरी औरत का सामान रहे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है लड़की। अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं तुम्हें इस घर में। तुम यहाँ से जाती हो या एक और झापड़ दूं तुम्हें? ये कोशिश दोबारा मत कीजिएगा। मैं जायज तौर से देव की पत्नी और इस हक से इस घर की छोटी बहू हूं और मुझे इस कमरे में रहने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए सासू माँ, मेरी एक शिकायत पर पुलिस आपको अपनी बहू को पीड़ित करने के जुर्म में जेल में डाल सकती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि सबसे कह दीजिए कि मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे। राधिका, ये लो तुम्हारा बाकी का सामान। ऐसी बात बताओ राधिका, तुम रहोगी कहाँ? भाई मैं तो इस घर में मेहमान थी, इसलिए गेस्ट रूम में रह गई थी, पर तुम्हारा तो इस घर से कोई नाता नहीं है, तो तुम रहोगी कहाँ? हाँ, तुम इस घर की नौकरानी बन के जरूर रह सकती हो। तेरी औकात इतनी ही थी और तू हमेशा यही रहेगी, एक नौकरानी। विशाखा!